नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय भूगोल क्लास 6 चैप्टर 6 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के स्थल रूप का मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो ये जो सामने तुम लोग देख रहे हो इसमें सारी संरचनाएं हैं, पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी, नदियाँ, मैदान, ये सब स्थल रूप होते हैं। तो पृथ्वी क्या है, एक समान तो है नहीं, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, कहीं पे गहरी है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तो कुछ समतल हैं और कुछ गहरे भी हैं। तो ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा क्या कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उड़ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। ठीक है, अब ये याद रखना कि पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। हालांकि केवल यही मायना नहीं है, दूसरे और भी हैं। तो मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा बाद में। तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, अपने आप ही कोई चीज़ टूट के गिर जाती है तो अपरदन बोला जाता है। इरोजन, वेदरिंग, ये बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है ज्योग्राफी में। तो अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण मतलब एक जगह पर इकट्ठा होते चले जाना। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पर्वत पे, माउंटेन्स। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, मतलब ऊपर जो होगा कोन शेप्ड में होगा, शंकु के आकार का होगा, नीचे बड़ा होगा। तो सिंपल जैसे कोन होता है वैसे ही। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। तो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। बहुत ठंडी होती है तो कहाँ निवास कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, बहुत सारे रहते भी हैं। जैसे भारतीय क्षेत्र में देखो, उधर जम्मू कश्मीर में भी लोग रहते हैं, हिमाचल में भी रहते हैं, उत्तराखंड में भी रहते हैं, जहाँ पर बहुत बर्फ़ भी पड़ती है कई इलाकों में। तो वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, माउंटेन रेंज जो बोला जाता है, जैसे हिमालय माउंटेन रेंज है, एंडीज हिमालय रेंज है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो मैप में देखो इनको कहाँ हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, याद रखना। ठीक है, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो अपरदन मैंने भी बताया था कि घिस जाता है इसमें। तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। तो ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, याद रखना। फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत है, हवाई द्वीप समूह के पास, अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है ये। तो इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है, एवरेस्ट से भी ऊपर है। लेकिन
लेकिन मैंने तुम लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था क्या, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि समुद्र तल से मापा जाता है, तो ये तल के नीचे भी है, इसलिए ये सबसे ऊंचा पर्वत नहीं माना जाता है, एवरेस्ट सबसे ऊंचा माना जाता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, जैसे तुम इमेज में देख रहे हो, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश मतलब ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरीके के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं, मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। तो ये मैप में देखो कि कहाँ पर हैं ये। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरीके के पर्वतों का उदाहरण है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो किलिमंजारो है वो क्या है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, मतलब जहाँ पे जल इकट्ठा हो सकता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वनों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, पता ही है, ईंधन मिलेगा, चारा मिलेगा, आश्रय मिलेगा, दूसरे उत्पादक जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं, तो भी व्यापार बढ़ता है। तो वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। नॉर्मली जो पर्वतारोही जाएंगे वो भी, और नॉर्मली जो घूमने जाते हैं वो भी। तो विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलेंगे। अब जब वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, पैराग्लाइडिंग होगी, हैंग ग्लाइडिंग होगी, रिवर राफ्टिंग होगी, स्कीइंग होगी। तो ये सब बहुत सारे खेल हैं जिसके लिए लोग पर्वत स्थलों पर जाते रहते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों का रोजगार बनता है। अब आता है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, मतलब शंकु के आकार का नहीं होगा जैसे पर्वत है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। तो पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस तरीके के उदाहरण हैं। और तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से एवरेज ऑन एन एवरेज 4000 से 6000 मीटर तक की है। तो ये भी देखो मैप में। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख खनन क्षेत्र जो हैं वो पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैगजीन के लिए बहुत बड़े भंडारक के रूप में पाया जाता है। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। तो भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं जो ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो ये सब पठारों पे हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो लोग घूमने जाते हैं, खासकर ये लोग भी देखने जाते हैं कि जो जलप्रपात है, क्योंकि जलप्रपात अपने आप में बड़ा मनोरक दृश्य होता है, लोग उसको भी देखने जाते हैं। मैदान क्या होते हैं, लैंड्स क्या होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने
साथ आगे की ओर ले जाते हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। मतलब कि अपने साथ एक नदियाँ जो हैं उठा के वो ले जाएंगी और दूसरी जगह इकट्ठा करती चली जाएंगी। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो पहाड़ों में लोग कम रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने, खेती के लिए समतल भूमि मिल जाती है, क्योंकि पहाड़ों में खेती करना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ स्टेप फार्मिंग होती है, पानी पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पर खेती करना, और समतल एरिया में बड़ा आसान है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। तो भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अब स्थल रूप व लोंग किस तरीके से हैं? स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं, बहुत पहले जो वहाँ पहुँच गए रह रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत आसान होता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम उनको आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा भी किसी भी स्थान पर फेंक देते हैं, पानी गंदा कर देते हैं। तो हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग जो है वो पता नहीं है, इसलिए उसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये सारा इसी चैप्टर में है, हम अलग से कहानी नहीं सुना रहे तुम लोगों को। जैसे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण, तो हमारी ये आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये मिशन है। क्या मिशन है कि सब चीज़ को स्वच्छ रखें, साफ रखें, जिससे कि लोगों के लिए आसान हो, यहाँ पे जीना मुश्किल ना हो, इसीलिए ये मिशन चलाया गया था। ठीक, तो ये आज का चैप्टर। नोट्स बनाते रहें, ये सबसे अच्छा मौका है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो नोट्स बनाते रहोगे, जब तक लिखोगे नहीं दिमाग में घुसेगा नहीं। और ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हैं ये सारी एनसीईआरटी, क्योंकि बेस होता है सबका। बार बार मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि 6-7 की क्लासेस में क्या होगा। 6-11 की क्लासेस में यही होगा, क्वेश्चन आते हैं इनसे बहुत सारे। आप किसी भी परीक्षा को उठा के देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है, 6 की, 7 की, 8 की परीक्षाओं की बुक से ही निकाले गए क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं उस चीज़ को ध्यान से। और जब बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। हालांकि इसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी बेस है, तो बेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, नींव तो बनानी ही पड़ेगी, नींव के बाद इमारत तैयार होगी। तो पहले हम नींव तो रख लें पूरी अच्छी तरीके से, तो पहले नींव, क्योंकि परीक्षा आजकल कोई आसान वो नहीं हो गया है कि लोग सोचें कि हम पढ़ेंगे 2 महीना 3 महीना पढ़ के परीक्षा निकाल देंगे। तो बहुत सारे उसके लिए शॉर्टकट ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना है। जब तक आप बैठ के तैयारी ना करो, अच्छे से लर्निंग ना करो, अच्छे से प्रैक्टिस ना करो, तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है,
इसके लिए लिखना भी बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है। दूसरे के भरोसे मत बैठिए कि वो नोट्स देगा, बना के देगा, या हम सर से मांग लेंगे। भाई खुद चलाओगे पेन तो दिमाग में ज़्यादा घुसेगा। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।